मधुर आवाज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है विवाह की 40वीं सालगिरह। अरे सुनती हो भाग्यवान, आज हमारी विवाह की 40वीं सालगिरह है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? मैरिज एनिवर्सरी। तो मैडम जी बताइए, कैसे मनाना है ये दिन? दयाशंकर जी ने बड़े प्यार से अपनी पत्नी उर्मिला की नैनों की गहराइयों में झांकते हुए कहा, अजी, मनाना क्या है? अब तो हमारी उम्र हो चुकी है। अगर अब सालगिरह मनाएंगे तो सब लोग हम पर हंसेंगे। चलो छोड़ो, लेकिन एक बात बताओ, हमारी शादी को इतने साल बीत गए, तुमने मुझसे कभी कोई मांग नहीं रखी। आज के खास मौके पर मैं जानना चाहता हूँ, तुम्हारी कोई अच्छा अधूरी रह गई हो तो बताओ। मैंने अपनी बुढ़ापा पेंशन के कुछ पैसे बचा रखी हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने आखिरी समय से पहले अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। अजी, कैसी बातें करते हैं आप? अपनी शादी की सालगिरह के शुभ दिन पर भी कोई ऐसे मनहूस शब्द अपने मुंह से निकालता है क्या? जाओ, मुझे नहीं करनी आपसे बात। उर्मिला जी मुंह फुलाकर अपने घुटने मोड़कर बेड पर बैठ गईं। तभी दयाशंकर जी अपनी उसी पुरानी अंदाज में उर्मिला जी को थोड़ा प्यार से छेड़ते हुए गुनगुनाने लगे। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। उर्मिला जी उसी समय शर्माते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगी और बोली, चलिए, आज के खास मौके पर मैं आपके लिए फेवरेट खीर बनाई है, अभी लेकर आती हूँ, साथ बैठकर खाएंगे। उर्मिला जी तुरंत रसोई घर में गईं और एक प्लेट में अच्छे से खीर को सजाकर अपने पति के लिए लाईं और कहने लगी, ये अपनी शादी की सालगिरह के शुभ दिन पर हम सबसे पहले खीर खाकर अपना मुंह मीठा करेंगे। इतना बरस हो चुके हैं हमारी शादी को और हमारे साथ अब तक बना हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि मरते दम तक यह साथ बना रहे और आपसे पहले मैं भगवान के पास जाऊं। उर्मिला जी और दयाशंकर जी खीर खाते हुए एक दूसरे के साथ मीठी मीठी बातें कर रहे थे और दोनों एक दूसरे को बधाई देते हुए मुस्कुरा रहे थे। तभी अचानक उनकी बहू सारिका घर पहुंच गई और यह सारा दृश्य देखकर, अपने सास ससुर को मुस्कुराते हुए देखकर उसके तन बदन में जैसे आग लग गई। गुस्से में पैर पटकती हुई आई और बोली, जरा सी देर कर दी मैंने, आप और आपकी मनमर्जी शुरू हो गई। और यह क्या है? खीर बनाई है। मुझसे पूछे बिना, मेरी इजाजत के बिना मेरी रसोई में कदम कैसे रखा आपने? बुढ़ापे में भी जीभ को का चटोरापन कम नहीं हुआ आप लोगों का। थोड़ी देर के लिए बच्चों के स्कूल क्या गई कि आप दोनों तो मौज मनानी शुरू कर दी। चुपचाप अपने कमरे में नहीं बैठा जाता क्या तुम लोगों से? पैर कब्र में लटके हुए हैं आप दोनों के और मेरी पीठ पीछे पार्टी चल रही है। यह सुनने के बाद दयाशंकर जी से रहा नहीं गया। उनके सब्र का बांध टूट गया और बोले, बहू, तुम शायद भूल रही हो कि यह घर तुमसे पहला हमारा है और हम इस घर में अपनी मर्जी से रह सकते हैं और जो जी चाहे वह खा पी सकते हैं। तुम्हें ऐसे बोलने का कोई हक नहीं। तभी सारिका ने बड़ी बेशर्मी से अपने ससुर को तपाक से जवाब दिया और कहा कि यह घर आप लोगों का नहीं है और यदि इस घर में रहना है तो आपको मेरे हिसाब से ही रहना होगा, वरना दरवाजा खुला है, आप लोग जा सकते हैं। और भी एक बेटा है आपका, हमने ठेका नहीं ले रखा आप दोनों का, या फिर कुछ अलग से तो नहीं दिया हमने आप लोगों को। जो जेठानी जी को दिया है वही तो मेरे पास है। तभी दयाशंकर जी सहमी हुई आवाज में बोले, बहू, हमने ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम इतना भड़क रही हो? खीर ही तो बनाई है। इस बात पर सारिका जोर से चिल्लाई, मुझसे बिना पूछे कैसे बनाई आपने यह खीर? आपको यह मालूम नहीं क्या दूध कितना महंगा है? और फिर पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? और अगर खीर बनानी ही थी तो मेरे लौटने का इंतजार नहीं कर सकते थे? थोड़ा सा सब्र नहीं किया गया? और फिर मुझे दही भी जमानी है, बच्चे भी लौटकर दूध मांगेंगे। अब कहाँ से आएगा दूध? सारा दूध तो तुम लोग कटक गए।
हमेशा अपनी मनमर्जी करते हैं। फिर उर्मिला जी बोली, बहू मैंने ज़्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं किया, थोड़े से ही दूध की ही खीर बनाई है, बाकी का दूध फ्रिज में रखा है, इसलिए ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सारिका बोली, माँ जी, मुझे पाठ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे तुम बूढ़ों से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। आगे से मेरी इजाज़त के बिना अगर मेरी रसोई में कदम भी रखा तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। इस पर उर्मिला जी बोली, बहू हम अपने बेटे की कमाई खाती हैं। कौन सा तुम कमा रही हो जो इतना भड़क रही हो? और अगर थोड़ा सा खर्च भी कर लिया तो क्या बिगड़ गया? इतना सुनते ही सारिका का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसी समय सारिका की माँ शांति देवी वहां पहुंच गई। उन्होंने दरवाजे से ही अपनी बेटी के चिल्लाने की आवाज़ सुन ली, इसलिए वह वहीं दरवाजे की आड़ में खड़ी हो गई और वहीं खड़े खड़े सारा नज़ारा देखने लगी। उन्होंने देखा कि सारिका ने झपट कर अपने साथ सास ससुर के हाथ से खीर की कटोरी छीनकर नीचे फेंक दी और बोली, यह घर मेरा है और मैं इस घर की मालकिन हूँ और आपका बेटा वह पहले हुआ करता था, अब वह मेरा पति है और पत्नी की हर चीज़ पर सबसे पहले उसकी पत्नी का हक होता है, न कि उसके बूढ़े माँ बाप का। अब मैं जैसा कहूँगी वैसा करना होगा, अपनी मनमर्जी चलाने की ज़रूरत नहीं। ऐसा कहते हुए सारिका गुस्से में तमकते हुए अपने कमरे में चली गई। उर्मिला जी और दयाशंकर जी की आंखें भर आईं और वह अपने भाग्य पर रोने लगे। उर्मिला जी और दयाशंकर जी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा रवि और छोटा बेटा दिनेश। उनके घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, परंतु फिर भी उन्होंने अपने दोनों बेटों को दिन रात करके एक मेहनत मजदूरी करके अच्छे स्कूल में पढ़ाया और पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर तो बन गया और छोटा बेटा दिनेश आर्मी में भर्ती हो गया। दोनों माता पिता अपने बच्चों की तरक्की देखकर बहुत खुश थे। दोनों ही बेटों ने प्रेम विवाह किया था। बड़ा बेटा रवि तो अपनी पत्नी को लेकर विदेश चला गया और वहीं पर डॉक्टरी करने लगा, जबकि छोटा बेटा दिनेश आर्मी में ऑफिसर था तो वह अपनी ड्यूटी पर रहता था। उर्मिला जी और दयाशंकर जी अपनी छोटी बहू सारिका के पास रहते थे। दिनेश अपने माता पिता से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, जबकि उनके बड़े बेटे रवि को उनकी कुछ परवाह नहीं थी। वह केवल अपनी गृहस्थी में ही गौरव था और विदेश में ही रहता था। सारिका को इसी बात का गुस्सा रहता था कि वह बूढ़े बुढ़िया को देखभाल अकेले ही क्यों करे, इसलिए वह अपने सास ससुर को तंग करती रहती। दयाशंकर जी की आंखों से आज आंसू बह निकले। वे खुद को कोसने लगे कि उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचाकर क्यों नहीं रखा, क्यों उन्होंने अपने बेटों की पढ़ाई के लिए अपना घर तक बेच दिया और खुद कंगाल होकर इस कगार पर आ चुके कि बेटे बहू के टुकड़ों पर पलना पड़ रहा है। दोनों बूढ़ा बुढ़िया इतनी बातें सोच ही रहे थे कि तभी सारिका अपने कमरे से निकल कर आती है और चिल्लाते हुए अपने सास ससुर से बदतमीजी से कहने लगी, अभी तक आप दोनों यहीं बैठे हैं, इतना भी नहीं समझ में आता कि फर्श पर गंदगी पड़ी हुई है तो कम से कम साफ ही कर दें। चलिए सासू माँ, उठिए और जल्दी से फर्श पर पड़ी हुई सारी खीर साफ कीजिए। बड़े आए सालगिरह मनाने वाले। इतनी उम्र हो गई और इस बुढ़ापे में भी इन दोनों का रोमांस ही सूझ रहा है। सारिका के चिल्लाने की आवाज सुनकर बुजुर्ग दंपति डर गए और बेचारी उर्मिला जी ने आंखों में आंसू लिए, फर्श को साफ किया और पोछा लगाया और अपने कमरे में जाकर अश्रुधारा बहाने लगी। और इधर बाहर दरवाजे की आड़ में खड़ी सारिका की माँ शांति जी यह सब देखकर अंदर तक हिल गई थी और उल्टे पैरों से अपने घर वापस लौट गई। घर आकर अपने घर के बरामदे में कुर्सी पर धम से बैठ गई। हैरानी से उनकी आंखें पथरा गईं। वे लगातार एक ही दिशा में शून्यबद्ध तरीके से देखती जा रही थी। तभी उनकी बहू पायल ने देखा कि उनकी सासू माँ बहुत परेशान लग रही हैं। पायल जो अपनी सास का पूरा सम्मान करती थी और बहुत ख्याल रखती थी, अपनी सासू माँ को परेशान देखकर पूछने लगी, क्या हुआ माँ जी? आप तो दीदी के ससुराल गई थी ना, वह ठीक तो है ना?
कुछ हुआ है क्या? आप बहुत दुखी लग रही हैं। शांति जी और उनकी बहू पायल की बात सुनकर शांति जी का बेटा प्रतीक भी वहां आ गए और बोला, क्या बात हो गई माँ? आप परेशान क्यों हैं? तभी शांति जी रूंधे गले से बोली, बेटा, मैंने और तुम्हारे बाबूजी ने तो तुम दोनों को ही अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए थे, परंतु न जाने फिर सारिका ने हमारे संस्कारों को क्यों शर्मिंदा कर दिया। हमारी परवरिश में तो कोई कमी नहीं थी, फिर क्यों हम उसे इंसानियत का पाठ न पढ़ा सकें। ऐसा कहते कहते बेचारी शांति जी की आंखें भर आईं। दोस्तों, माँ बाप को अपनी बेटी पर बहुत गर्व रहता है और भी चाहते हैं कि उनकी बेटी जहाँ भी जाए उनका सिर ऊंचा रखे, उनके संस्कारों को शर्मिंदा न करे। परंतु यदि उन्हीं माता पिता को अपनी बेटी की यह हरकतें देखने को मिलती हैं तो उन्हें कितना दुख होता है यह केवल वही जानते हैं। आज वही सब शांति जी पर बीत रही थी। वह बहुत दुखी थी। अंदर ही अंदर अपनी बेटी का व्यवहार उनके दिल को कचोटता जा रहा था। उन्होंने अपने बेटे बहू से कहा कि आज जब मैं सारिका के घर पहुंची तो मैंने देखा कि वह अपने बूढ़े सास ससुर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक कर रही थी। यह सुनकर प्रतीक गुस्से में आया और बोला, तो माँ, आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? आपको उसे डांटना चाहिए था, उसे फटकारना चाहिए था। इस पर शांति जी बोली, बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह इस तरह का व्यवहार कर रही थी कि मुझे उसे अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही थी। मेरी हिम्मत तक ना हुई कि उसके पास जाऊं। उसके सास ससुर इतने भले इंसान हैं, मैं उनके सामने अपना चेहरा कैसे दिखा सकती? उनसे नजरें मैं कैसे मिलाती? तभी तो मैं बाहर से ही वापस लौट आई। फिर शांति जी बोली, जो बात मैं तुम्हें कहने जा रही हूँ वह बात सुनकर तुम दुखी मत होना। मुझे लगता है कि हमें सारिका से अपना रिश्ता खत्म कर लेना चाहिए। अपनी माँ के मुंह से यह शब्द सुनकर प्रतीक हैरान रह गया। तभी पायल अपनी सासू माँ को टोकते हुए कहने लगी, नहीं माँ जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आखिर वह आपकी बेटी है और अगर औलाद अपने रास्ते से भटक जाती है तो उसे सही रास्ते पर लेकर आना माँ बाप का काम होता है। रिश्ता तोड़ने से किसी के व्यवहार में बदलाव नहीं आता। तभी शांति जी कहने लगी, आज मैं बहुत ही लाचार महसूस कर रही हूँ। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने अपनी बेटी सारिका को दुनिया की सारी खुशियाँ दी, लेकिन उसे एक अच्छा इंसान तक नहीं बना सकी। तभी पायल ने अपनी सासू माँ को संभाला और कहा, माँ जी, यह सब छोड़िए, यह वक्त टूटने का नहीं है। आपको खुद को संभालना होगा। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और दीदी यहाँ पर आएंगी। आगे मैं सब संभाल लूंगी। मैं जानती हूँ कि आगे क्या करना है। आप चिंता मत कीजिए। अपनी बहू की ढाढ़स भरी और उम्मीद भरी बातें सुनकर शांति जी को बहुत अच्छा लगा। उन्हें कुछ राहत महसूस हुई तो वह बोली, ठीक है बहू, मैं जानती हूँ कि तुम सब कुछ संभालोगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। रक्षाबंधन का त्योहार से पहले ही सारिका हमेशा की तरह उसकी तैयारी में जुट गई और अपने भाई के लिए राखियां और मिठाइयां खरीद कर ले आई। अपने मायके जाने के बारे में सोच सोचकर वह मन ही मन बड़ी प्रसन्न थी। रक्षाबंधन के त्योहार पर खुशी खुशी मायके पहुंच गई। आते ही अपने भाई और भाभी से मिली। उसकी नजरें अपनी माँ को ढूंढ रही थी, लेकिन माँ कहीं नजर नहीं आ रही थी। आ गई दीदी, आप आगे बैठ जाइए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, पायल ने कहा। फिर सारिका बोली, नहीं भाभी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप बस यह बताइए कि माँ कहाँ है। सारिका की बातें सुनकर पायल ने बड़ी ही बेरुखी से कहा, अरे होंगी यहीं कहीं, मुझे क्या मालूम, मैं कौन सा उनके आगे पीछे थोड़ी ना घूमती हूँ। मुझे घर के और भी काम करने होते हैं। अपनी भाभी की बात सुनकर सारिका हैरान रह गई। तभी प्रतीक बोला, अरे सारिका, तुम आ गई। कैसी हो तुम? जीजा जी कैसे हैं? वह तो ठीक है, अगले महीने आएंगे, लेकिन माँ कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है वह? सारिका ने फिर से वही प्रश्न किया।
परेशान होकर सारिका खुद ही चारपाई से उठकर चारों तरफ घर में आवाज लगाती हुई अपनी माँ को ढूंढने लगती है। माँ, माँ कहाँ हैं आप? देखो आपकी सारिका आई है। सारिका का अपनी माँ से बहुत लगाव था, परंतु शांति जी कुछ नहीं बोली। तभी सारिका की नजर बाथरूम के पास गई। उसने देखा कि उसकी माँ बदहवास बाथरूम में बाहर पड़ी है। वह दौड़कर उनके पास चली गई। माँ, आपको यह क्या हो गया? आप ऐसी हालत में यहाँ क्यों पड़ी हैं? तभी सारिका ने अपने भाई भाभी को आवाज लगाई और बोली, तुम लोगों ने मेरी माँ को यहाँ क्यों रखा है? सारिका रोते हुए पूछने लगी। इस पर पायल ने जवाब दिया, अरे दीदी, आप इस बुढ़िया को छोड़ो। हर वक्त चटोरापन करती रहती है, इसलिए पेट खराब हो गया और कल से पूरा कमरा दुर्गंध से भर दिया था इस बुढ़िया ने। अब बार बार बिस्तर गंदा करे नहीं करेंगी, इसलिए इसे बाथरूम के बाहर रख दिया है मैंने। अब ज्यादा परेशान नहीं करेगी। अपनी भाभी की बातें सुनकर सारिका ने गुस्से से कहा, लेकिन भाभी, अगर माँ ने अपनी पसंद का कुछ खा भी लिया तो क्या हो गया? बुढ़ापे में खाने का मन नहीं करता क्या? आप इन्हें दवा दे देती। इनकी इतनी बेकदरी करने का क्या मतलब था? सारिका अपनी माँ को उठाकर सहारा देते हुए उनके कमरे में ले जाती है, परंतु उसकी भाभी पायल उन्हें बिस्तर से भी नीचे उतार देती है और फर्श पर लिटा देती हैं, यह कहते हुए कि यह बुढ़िया सारा बिस्तर गीला कर देगी। इस पर सारिका की आंखों से आंसू बह निकले और चिल्लाने लगी, भाई भाभी, आप दोनों तो ऐसे नहीं थे, आप लोगों को हो क्या गया है? फिर पायल ने कहा, दीदी, आप हमारे मामले में ना ही बोले तो ठीक है। यह घर आपका नहीं है, यह घर मेरा है। पति के घर पर सबसे पहला हक उसकी पत्नी का होता है। मैं जैसा चाहूंगी वैसा ही होगा। आप इस घर की मेहमान हैं और मैं इस घर की मालकिन। तभी सारिका गुस्से में बोली, भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेहमान कहने की? मैं इस घर की बेटी हूँ और मेरा भी इस घर पर हक है। आखिर तुम लोगों को हो क्या गया है? तुम लोग एक इंसान होकर दूसरे इंसान के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकते हो? अरे कम से कम बुढ़ापे में उनकी उम्र का तो लिहाज करो। और भाई, तुम तुम भी अपनी पत्नी का ही साथ दे रहे हो। वह मेरी माँ के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रही हैं, कितनी बुरी तरीके से पेश आ रही हैं, और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप भी अपनी पत्नी के गुलाम हो गए। और भाभी, आप, अगर आप इस घर की मालकिन हो तो यह घर मेरी माँ के बेटे का भी है। आप यह सब कैसे भूल गईं? तभी अपनी बेटी की बातों को सुनकर शांति जी को बहुत गुस्सा आया। वह उसी समय उठकर बैठ गईं और अपनी बेटी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। यह सब देखकर सारिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। तमाचे से लाल हुए अपने गाल पर हाथ रखकर सारिका गुस्से से खड़ी हो गई। यह सब क्या है माँ? तभी शांति जी गुस्से में बोली, तुम चुप ही रहो सारिका, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अब हैरान तो ऐसे खड़ी हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। जिस इंसान की तू पत्नी है उसे इंसान के माँ बाप के साथ, यानी कि अपने सास ससुर के साथ तू जिस लहजे में पेश आती है, उन्हें दुखी करती है, परेशान करती है। यदि वह अपनी पसंद का कुछ खाना चाहे तो तू उनके हाथ से छीन कर भी फेंक कर देती है। उनसे इतनी ऊंची आवाज में बात करती है, उन्हें तंग करती है, खाने पीने के लिए भी तड़पा देती है। उनके साथ ऐसा व्यवहार करने से पहले तुझे यह सब बातें याद नहीं आई? यह बात सुनकर सारिका हैरान रह गई और बोली, आपको यह सब बातें कैसे मालूम है? बेशरम लड़की, जब तुम अपने सास ससुर को फटकार लगा रही थी, मैं दरवाजे की ओर में खड़ी हुई सब कुछ सुन रही थी। मैं तो उस दिन ही तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ना चाहती थी, परंतु तुम्हारी भाभी ने मुझे समझाया तो मैं संभल गई और मैं तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ा। यह सुनकर सारिका धम से जमीन पर बैठ गई और सोच में पड़ गई। फिर शांति जी बोली, सारिका, हमने तो तुम्हारे सारे शौक पूरे किए थे, तुम्हें अच्छे संस्कार दिए थे, और जिस आदमी की तू पत्नी है उसी के माँ बाप का तिरस्कार कर रही है। जिस आदमी के पैसों पर तू ऐश करती है उसी के जन्मदाता को डांटती है, फटकारती है, उनकी बेइज्जती करती है।
क्या मैंने और तेरे पिता ने तुझे यही संस्कार दिए थे? जरा सोच, तेरे स्वर्गवासी पिता जब तुझे ऐसा व्यवहार करते देखते होंगे तो उनकी आत्मा को क्या शांति मिलती होगी। अगर तेरे पति को तेरे किए गए व्यवहार के बारे में पता चला तो उसे उस पर क्या बीतेगी। क्या वह तुझे कभी माफ कर पाएगा? और वह तो तेरे साथ अपना रिश्ता ही खत्म कर देगा। क्या आज से पहले कभी तूने अपने भाई भाभी को मेरा तिरस्कार करते हुए देखा है? तुमने देखा है ना कि तुम्हारी भाभी मेरा कितना सम्मान करती हैं, मुझे भगवान की तरह पूछती हैं। कितनी संस्कारी है वह, दिन रात मेरी सेवा करती है और आज तक उसने कभी ऊंची आवाज में मुझसे बात तक नहीं की। हमेशा मम्मी जी कहकर आगे पीछे डोलती रहती है। और बेटी, तुम ऐसे कैसे बन गई? कब से तुम इतनी खुदगर्ज हो गई? इतना सुनते ही सारिका फूट फूट कर रोने लगी और अपनी माँ से माफी मांगने लगी। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं केवल यही सोच रही थी कि मेरा रिश्ता केवल मेरे पति के साथ है और मेरे सास ससुर तो दोनों के हिस्से में आने चाहिए। लेकिन जेठ जी उन्होंने मेरे पास छोड़कर चले गए। इस बात पर मुझे गुस्सा आता था कि मैं अकेले ही उन्हें क्यों रखूं। हक तो दोनों का बराबर है। इस पर सारिका की माँ शांति जी उसे समझाते हुए कहती हैं, बेटी, उनकी करनी तो उनके साथ है लेकिन तेरी करनी तेरे साथ है। अगर वह तेरे साथ ससुर को नहीं रखना चाहते तो वह उनकी गलती है, परंतु तुम क्यों पाप की भागीदार बन रही हो? अगर तुम भी ऐसा करोगी तो तुम में और उनमें फर्क क्या रहेगा? सारिका अपनी माँ और अपने भाई भाभी से माफी मांगती है। उसे आज अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह वापस अपने ससुराल आ जाती है। आते ही वह अपने सास ससुर के पैरों में गिर जाती है और रोते हुए गिड़गिड़ाती है, माँ, पिताजी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप दोनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैंने आपको कभी नहीं समझा। मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा मैं ऐसा सुलूक कभी नहीं करूंगी। आरती के सास ससुर उसे माफ कर देते हैं और कहते हैं, बहू, तुम्हें मालूम है कि माँ बाप को बुढ़ापे में सबसे ज्यादा उनके बच्चों की जरूरत होती है। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस हम तो इतना ही कहते हैं कि तू हमारे साथ प्यार से बोल बतिया लिया कर। हमारे लिए वही सबसे बड़ी बात है। यह बात सुनकर सारिका आंसू पोंछते हुए कहने लगी, माँ, प्यार से बात ही नहीं करी, मैं आपको प्यार से खाना भी खिलाऊंगी। ऐसा कहते हुए वह तुरंत रसोई घर में चली जाती है और झटपट स्वादिष्ट खीर बनाकर ले आती है और कहती है, लीजिए माँ, पिताजी, आप दोनों आज मेरे हाथ से खीर खाइए। यह सब देखकर उर्मिला जी और दयाशंकर जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी बहू को ढेरों आशीर्वाद देती हैं। तो दोस्तों, हमें हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। जमाना कितना भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन हमें अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। हमारे संस्कार और संस्कृति ही हमारी अनमोल धरोहर और विरासत है। यदि हमने इसे खो दिया तो हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हमारे बड़े बुजुर्ग सम्मान के अधिकारी हैं और हमें उनका यह अधिकार उन्हें देना ही चाहिए। अनजान है वह औलाद जो माँ बाप का अपमान करती है। माँ बाप तो वह रत्न है जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं।